मोहनलाल अपने खेत में चला गया। खेत में मोहनलाल खड़ी धूप में मेहनत से हल चलाने लगा। तभी वहाँ जमींदार अपने साथी बलराम के साथ आ धमका। अपने खेत में हल चलाना बंद कर दे मोहनलाल। सबसे पहले मेरा वो धन चुकता कर जो तूने कुछ महीने पहले मुझसे कर्ज में लिया था। जनाब जमींदार साहब, आप यकीन रखिए, मैं आपका कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मुझे पूरा धन तुरंत चाहिए, वो भी ब्याज सहित। जमींदार साहब, आप भी तो देख रहे हैं कि मैं इस समय खेत में मेहनत कर रहा हूँ। कुछ दिनों की बात है, फसल आ जाएगी। मैं अपना कर्ज फसल बेचकर चुका दूंगा ना। ऐ मोहनलाल, ये तुम्हारा फसल उगाने का सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि मैं काफी समय से देख रहा हूँ, जब भी तुम अपने खेत में फसल लगाते हो, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी आग लग जाती है, कभी बारिश की मार पड़ती है या कुछ और। सच्चाई ये है कि तुम्हारी किस्मत में किसान बनना ही नहीं है। इसलिए मेरा और जमींदार का समय बर्बाद मत करो। बलराम की बात सुनकर मोहनलाल के चेहरे पर क्रोध छा गया। बकवास बंद करो बलराम। अगर तुम जमींदार के नौकर हो तो नौकर बनकर रहो। मुझसे ज्यादा बातें लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सुना था कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर अब मैं ऐसा काम करूंगा कि तुम्हें गुस्सा ही नहीं आएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? याद है जब मैंने तुम्हें बीज खरीदने के लिए कर्ज के रूप में धन दिया था, तब तुमसे अंगूठा भी लगवाया था। हाँ, याद है। समझ लो, इस कागज पर मैंने तेरी जमीन अपने नाम करवा ली है। अब से इस खेत का मालिक मैं हूँ, समझा? ये सुनकर मोहनलाल गुस्से में आ गया। अरे यह तो पूरा अन्याय है। छोटे से कर्ज के रूप में तुम मेरा खेत नहीं छीन सकते। अरे बलराम, बस बहुत हो गया। इसे अपने ही खेत से जोर जोर से धक्का मारकर बाहर निकालो। बलराम ने मोहनलाल को उसके ही खेत से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मोहनलाल उदास होकर अपने घर चला गया। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान की आग जल रही थी। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? और आप समय से पहले ही खेत से वापस कैसे आ गए? राधा, जमींदार ने मेरे साथ बेईमानी की है। उसने मेरा खेत मुझसे छीन लिया। कुछ महीने पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे थोड़े से पैसे उधार लिए थे और उसी समय उसने चालाकी से मुझसे अंगूठा लगवा लिया। अब वह कहता है कि खेत उसका है। तो क्या आप यूं ही चुप बैठेंगे? आपको सबसे पहले गांव के मुखिया से शिकायत करनी चाहिए। अगले दिन मोहनलाल मुखिया जी के घर पहुंच गया। मुखिया जी, जमींदार ने मेरी जमीन बेईमानी से हड़प ली है। कुछ समय पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे कर्ज लिया था, जो मैं समय पर चुका नहीं पाया। इसी दौरान उसने मुझसे अंगूठा लगवा लिया और अब कह रहा है कि वह खेत उसका है। मोहनलाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि मैं ही क्यों, गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जमींदार बहुत दबंग है, सब लोग उससे बहुत डरते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरा खेत छीना है। एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है। इतना कहकर मोहनलाल सीधे केशव नगर राज्य की ओर चल पड़ा और राजा विक्रम के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, जमींदार ने थोड़े से धन के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। मैं एक गरीब किसान हूँ। सालों से अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा हूँ। पिछले मौसम में फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए मजबूरी में मैंने जमींदार से थोड़ा सा कर्ज लिया। बीज लेते समय उसने मुझसे एक कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया। अब वह कहता है कि खेत उसका है। महाराज, मेरे लिए वो जमीन सिर्फ खेत नहीं, मेरी रोजी रोटी, मेरी इज्जत और मेरी माँ जैसी है। मुझे न्याय चाहिए महाराज। अगर रामपुर गांव के जमींदार ने तुम्हारे साथ वास्तव में ऐसा किया है, तो तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम ने एक सिपाही की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किसान के साथ तुरंत रामपुर गांव जाओ और जमींदार को मेरे दरबार में हाजिर होने का आदेश दो। अगर वह मना करे तो उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके लाया जाए। कुछ ही देर में जमींदार अपने साथी बलराम के साथ महल में हाजिर हो गया। क्यों, तुमने कुछ धन के लिए मोहनलाल का पूरा खेत अपने नाम कर लिया? महाराज, यह तो सरासर झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि कुछ अरसा पहले मोहनलाल ने खुद अपना खेत मुझे बेचा था। मैंने उसे बहुत सारा धन दिया था महाराज। उसने वादा किया था कि कुछ महीनों बाद वह खेत खाली कर देगा। जब मैं उसे उसका वादा याद दिलाने गया तो मोहनलाल खेत देने से ही मुकर गया।
हाँ महाराज, जमींदार साहब सही कह रहे हैं। मैं भी उनके साथ ही था। ये सुनकर मोहनलाल क्रोधित हो गया। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खेत नहीं बेचा था, मैंने तो बस थोड़ी सी रकम उधार ली थी, वो भी बीज खरीदने के लिए। मैं अपना खेत क्यों बेचूंगा महाराज? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका न्याय सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। कैसी शर्त महाराज? तुम गांव के 2 गवाह लेकर आओ जो जमींदार और बलराम के खिलाफ तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सके। अगर वे गवाही देंगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे और तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर दी जाएगी। और जमींदार, तुम भी ऐसे ही 2 गवाह लेकर आओ जिन्होंने मोहनलाल को खेत बेचते हुए देखा हो। जमींदार और बलराम वहां से चले गए। मोहनलाल भी गांव लौट आया और गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी मोहनलाल की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन मोहनलाल उदास होकर राजा विक्रम के दरबार में खड़ा हुआ। महाराज, जमींदार का गांव में बहुत दबदबा है, इसलिए कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा, न ही कोई मेरे पक्ष में गवाही देने को तैयार है। तभी जमींदार बलराम के साथ वहां पहुंच गया। उसके साथ मुखिया और बलिया भी थे। महाराज, यह मेरे गांव का मुखिया है और यह मेरे गांव का बलिया नाम का सम्मानित नागरिक है। गांव में इन दोनों का बहुत सम्मान है। मैंने इन दोनों के सामने ही मोहनलाल से उसकी जमीन खरीदी थी महाराज, और उसे बहुत सारा धन भी दिया था। आप पूछ लीजिए। हाँ महाराज, जमींदार सच कह रहे हैं। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, जमींदार ने मोहनलाल को धन दिया था और उसने अपना खेत उसे बेच दिया था। जमींदार तो अपने गवाह ले आया, लेकिन तुम कोई गवाह नहीं ला सके मोहनलाल। तो न्याय तो हो गया, खेत जमींदार के पास ही रहेगा। मोहनलाल गुस्से में महल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर पहुंच गया। शाम को वह चुपचाप आंगन में बैठा था। तभी मुखिया और बलिया उसके घर आ पहुंचे। अब क्यों आए हो? तुम दोनों ने तो मेरे खिलाफ महाराज के सामने झूठी गवाही दे दी। अब क्या चाहिए? मुझे क्षमा कर दो मोहनलाल, जमींदार ने हमें डरा धमका दिया था, हम मजबूर थे। मुझे भी माफ कर दो मोहनलाल, मेरी बेटी का विवाह कुछ ही दिनों में है। जमींदार ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो वह विवाह रुकवा देगा। मैं मजबूर था। हाँ, यही तो है, ताकतवर की दबंगई और गरीब की लाचारी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। दोष न मेरा है न तुम्हारा। दोष तो उस समाज का है जहाँ गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं होती। मुखिया और बलिया शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चले गए। समय ऐसे ही गुजरता चला गया और मोहनलाल की स्थिति और भी खराब होती चली गई। कब तक घर पर बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? मैं एक किसान हूँ, तुम ही बताओ खेती के अलावा और मैं क्या जानता हूँ? खेती की बात कर रहे हो? खेती अब बची ही कहाँ है? जाओ कोई और काम ढूंढो, वरना हमारी हालत और भी बिगड़ जाएगी। इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा राधा? क्या बात करती हो? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव या राज्य में जाओ, कहीं ना कहीं रोजी रोटी तो मिलेगी। मोहनलाल कुछ देर सोच में डूब गया और फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं बस नगर राज जाऊंगा, वहाँ मजदूरी ठीक मिलती है। तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, इससे सिर्फ एक ही रोटी बन सकती है और सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। मोहनलाल बहुत उदास लहजे में बोला, अगर वो भी मैं ले जाऊंगा तो तुम क्या खाओगे? मेरी चिंता मत करो, मैं पेड़ के पत्तों से किसी तरह गुजारा कर लूंगी। वह अपनी पत्नी राधा के पास आकर बोला, मैं क्या करूं राधा, मेरी किस्मत ही खराब है। जब जब मैं खेत में मेहनत करता हूं और सोचता हूं कि इस बार फसल अच्छी होगी, तब तब कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी फसल बर्बाद हो जाती है। और ऊपर से अब मैं उस जमींदार का कर्जदार भी बन गया हूँ। पिछली बार जब फसल खराब हुई थी तब मैंने उस जमींदार से बीज खरीदने के लिए धन लिया था, और अब इस बार भी मुझे अपनी फसल अच्छी होती नहीं दिख रही है। सारा का सारा दोष तुम्हारी जमीन का है, वरना और किसानों की फसलें क्यों अच्छी होती हैं? तुम्हारी ही फसल पर ही हमेशा कोई न कोई आफत क्यों आ जाती है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन समय जरूर बदलेगा। इतना बोलकर मोहनलाल अपने खेत में चला गया। खेत में मोहनलाल खड़ी धूप में मेहनत से हल चलाने लगा।
तभी वहां जमींदार अपने साथी बलराम के साथ आ धमका। अपने खेत में हल चलाना बंद कर दे मोहनलाल। सबसे पहले मेरा वो धन चुकता कर जो तूने कुछ महीने पहले मुझसे कर्ज में लिया था। जनाब जमींदार साहब, आप यकीन रखिए, मैं आपका कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मुझे पूरा धन तुरंत चाहिए, वो भी ब्याज सहित। जमींदार साहब, आप भी तो देख रहे हैं कि मैं इस समय खेत में मेहनत कर रहा हूँ। कुछ दिनों की बात है, फसल आ जाएगी। मैं अपना कर्ज फसल बेचकर चुका दूंगा ना। ऐ मोहनलाल, ये तुम्हारा फसल उगाने का सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि मैं काफी समय से देख रहा हूँ जब भी तुम अपने खेत में फसल लगाते हो, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी आग लग जाती है, कभी बारिश की मार पड़ती है या कुछ और। सच्चाई ये है कि तुम्हारी किस्मत में किसान बनना ही नहीं है, इसलिए मेरा और जमींदार का समय बर्बाद मत करो। बलराम की बात सुनकर मोहनलाल के चेहरे पर क्रोध छा गया। बकवास बंद करो बलराम। अगर तुम जमींदार के नौकर हो तो नौकर बनकर रहो। मुझसे ज्यादा बातें लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सुना था कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर अब मैं ऐसा काम करूंगा कि तुम्हें गुस्सा ही नहीं आएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? याद है जब मैंने तुम्हें बीज खरीदने के लिए कर्ज के रूप में धन दिया था, तब तुमसे अंगूठा भी लगवाया था। हाँ, याद है। समझ लो, इस कागज पर मैंने तेरी जमीन अपने नाम करवा ली है। अब से इस खेत का मालिक मैं हूँ, समझा? ये सुनकर मोहनलाल गुस्से में आ गया। अरे यह तो पूरा अन्याय है। छोटे से कर्ज के रूप में तुम मेरा खेत नहीं छीन सकते। अरे बलराम, बस बहुत हो गया। इसे अपने ही खेत से जोर जोर से धक्का मारकर बाहर निकालो। बलराम ने मोहनलाल को उसके ही खेत से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मोहनलाल उदास होकर अपने घर चला गया। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान की आग जल रही थी। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? और आप समय से पहले ही खेत से वापस कैसे आ गए? राधा, जमींदार ने मेरे साथ बेईमानी की है। उसने मेरा खेत मुझसे छीन लिया। कुछ महीने पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे थोड़े से पैसे उधार लिए थे और उसी समय उसने चालाकी से मुझसे अंगूठा लगवा लिया। अब वह कहता है कि खेत उसका है। तो क्या आप यूं ही चुप बैठेंगे? आपको सबसे पहले गांव के मुखिया से शिकायत करनी चाहिए। अगले दिन मोहनलाल मुखिया जी के घर पहुंच गया। मुखिया जी, जमींदार ने मेरी जमीन बेईमानी से हड़प ली है। कुछ समय पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे कर्ज लिया था, जो मैं समय पर चुका नहीं पाया। इसी दौरान उसने मुझसे अंगूठा लगवा लिया और अब कह रहा है कि वह खेत उसका है। मोहनलाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि मैं ही क्यों, गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जमींदार बहुत दबंग है, सब लोग उससे बहुत डरते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरा खेत छीना है। एक किसान के लिए उसकी जमीन मां के समान होती है। इतना कहकर मोहनलाल सीधे केशव नगर राज्य की ओर चल पड़ा और राजा विक्रम के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, जमींदार ने थोड़े से धन के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। मैं एक गरीब किसान हूँ। सालों से अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा हूँ। पिछले मौसम में फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए मजबूरी में मैंने जमींदार से थोड़ा सा कर्ज लिया। बीज लेते समय उसने मुझसे एक कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया। अब वह कहता है कि खेत उसका है। महाराज, मेरे लिए वो जमीन सिर्फ खेत नहीं, मेरी रोजी रोटी, मेरी इज्जत और मेरी माँ जैसी है। मुझे न्याय चाहिए महाराज। अगर रामपुर गांव के जमींदार ने तुम्हारे साथ वास्तव में ऐसा किया है तो तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम ने एक सिपाही की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किसान के साथ तुरंत रामपुर गांव जाओ और जमींदार को मेरे दरबार में हाजिर होने का आदेश दो। अगर वह मना करे तो उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके लाया जाए। कुछ ही देर में जमींदार अपने साथी बलराम के साथ महल में हाजिर हो गया। क्यों, तुमने कुछ धन के लिए मोहनलाल का पूरा खेत अपने नाम कर लिया? महाराज, यह तो सरासर झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि कुछ अरसा पहले मोहनलाल ने खुद अपना खेत मुझे बेचा था। मैंने उसे बहुत सारा धन दिया था महाराज। उसने वादा किया था कि कुछ महीनों बाद वह खेत खाली कर देगा। जब मैं उसे उसका वादा याद दिलाने गया तो मोहनलाल खेत देने से ही मुकर गया। हाँ महाराज, जमींदार साहब सही कह रहे हैं। मैं भी उनके साथ ही था।
यह सुनकर मोहनलाल क्रोधित हो गया। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खेत नहीं बेचा था, मैंने तो बस थोड़ी सी रकम उधार ली थी, वो भी बीज खरीदने के लिए। मैं अपना खेत क्यों बेचूंगा महाराज? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका न्याय सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। कैसी शर्त महाराज? तुम गांव के 2 गवाह लेकर आओ जो जमींदार और बलराम के खिलाफ तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सकें। अगर वे गवाही देंगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे और तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर दी जाएगी। और जमींदार, तुम भी ऐसे ही 2 गवाह लेकर आओ जिन्होंने मोहनलाल को खेत बेचते हुए देखा हो। जमींदार और बलराम वहां से चले गए। मोहनलाल भी गांव लौट आया और गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी मोहनलाल की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन मोहनलाल उदास होकर राजा विक्रम के दरबार में खड़ा हुआ। महाराज, जमींदार का गांव में बहुत दबदबा है, इसलिए कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा, न ही कोई मेरे पक्ष में गवाही देने को तैयार है। तभी जमींदार बलराम के साथ वहां पहुंच गया। उसके साथ मुखिया और बलिया भी थे। महाराज, यह मेरे गांव का मुखिया है और यह मेरे गांव का बलिया नाम का सम्मानित नागरिक है। गांव में इन दोनों का बहुत सम्मान है। मैंने इन दोनों के सामने ही मोहनलाल से उसकी जमीन खरीदी थी महाराज, और उसे बहुत सारा धन भी दिया था। आप पूछ लीजिए। हाँ महाराज, जमींदार सच कह रहे हैं। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, जमींदार ने मोहनलाल को धन दिया था और उसने अपना खेत उसे बेच दिया था। जमींदार तो अपने गवाह ले आया, लेकिन तुम कोई गवाह नहीं ला सके मोहनलाल। तो न्याय तो हो गया, खेत जमींदार के पास ही रहेगा। मोहनलाल गुस्से में महल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर पहुंच गया। शाम को वह चुपचाप आंगन में बैठा था। तभी मुखिया और बलिया उसके घर आ पहुंचे। अब क्यों आए हो? तुम दोनों ने तो मेरे खिलाफ महाराज के सामने झूठी गवाही दे दी। अब क्या चाहिए? मुझे क्षमा कर दो मोहनलाल, जमींदार ने हमें डरा धमका दिया था, हम मजबूर थे। मुझे भी माफ कर दो मोहनलाल, मेरी बेटी का विवाह कुछ ही दिनों में है। जमींदार ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो वह विवाह रुकवा देगा। मैं मजबूर था। हाँ, यही तो है, ताकतवर की दबंगई और गरीब की लाचारी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। दोष न मेरा है न तुम्हारा। दोष तो उस समाज का है जहां गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं होती। मुखिया और बलिया शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चले गए। समय ऐसे ही गुजरता चला गया और मोहनलाल की स्थिति और भी खराब होती चली गई। कब तक घर पर बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? मैं एक किसान हूँ, तुम ही बताओ खेती के अलावा और मैं क्या जानता हूँ? खेती की बात कर रहे हो? खेती अब बची ही कहाँ है? जाओ कोई और काम ढूंढो, वरना हमारी हालत और भी बिगड़ जाएगी। इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा राधा? क्या बात करती हो? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव या राज्य में जाओ, कहीं ना कहीं रोजी रोटी तो मिलेगी। मोहनलाल कुछ देर सोच में डूब गया और फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं वजनगर राज्य जाऊंगा, वहाँ मजदूरी ठीक मिलती है। तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, इससे सिर्फ एक ही रोटी बन सकती है और सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। मोहनलाल बहुत उदास लहजे में बोला, अगर वो भी मैं ले जाऊंगा तो तुम क्या खाओगी? मेरी चिंता मत करो, मैं पेड़ के पत्तों से किसी तरह गुजारा कर लूंगी।